हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर स्टैटिक कवरेज एंड द करंट अफेयर्स कवरेज। एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दीज 5 क्वेश्चंस, आप सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को ही नहीं अटेम्प्ट करें बट द एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो बीइंग रिवाइज्ड. So do watch this video until the end and do mention your score out of 5 in the comments below. So before we start, we also have prelims test series for 2025 appearing aspirants, and all the questions in this test series are made by the subject matter experts, that is by the faculty. For instance, environment का test है on Sunday and I have been responsible for making each and every question of it, and you can see the quality in the questions जो आगे आएंगे उसमें भी. So let's just start with the first question. Now this question, this topic was in news again. The question is, greenhouse gas equivalency calculator is an initiative of which of the following organizations? पहली चीज़ आपको ये कैलकुलेटर के बारे में पता होना चाहिए and then it is an initiative of which of the following organizations? WMO, IPCC, US EPA or none of the above. So you can actually mark your answers and then I move to the answer. The correct answer is US EPA. अब ना जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो IPCC, WMO, UNFCCC होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट अगर कोई आउटलायर है, जैसे इस केस में, इस कैलकुलेटर के केस में EPA है, तो वो आपको ना और ज़्यादा नोटिस करके रखना है, उसको मार्क करके रखना है कि एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो. अब ये जो ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर है, पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ US EPA. सेकेंड थिंग, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. अब ये क्या करता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, you're driving your car, you're going from one place to another via an airplane. तो वो जो आपकी एमिशंस हैं या आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, उसमें जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, उनको ना ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज़ दी पर्पस. जो भी आप एक तरह से एमिशंस कर रहे हो, जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर में मीथेन एमिशंस हो रही हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस हो रही हैं. नाउ यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. सो दैट इज़ व्हाट दिस इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर डज. कि जो भी आप एमिशंस कर रहे हो, जो भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, उसमें से जो एमिशंस हैं, हाउ दे आर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस में ये कैलकुलेटर कन्वर्ट करके देता है आपको. अब इससे ना जो गवर्नमेंट्स हैं उनको पॉलिसी बनाना आसान होता है, रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़ बनाना आसान होता है कि आप एग्रीकल्चर से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस कम करना चाहते हो और कितनी आप कर चुके हो, है ना. तो वो सब डेटा फॉर गवर्नमेंट्स इट इज़ ईजियर टू कंपेयर ऑल्सो, है ना. तो कंपेयर कर सकते हो. जैसे अब अगर हम वही बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन से अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती हैं, या जब आप थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करते हो, लेकिन एग्रीकल्चर में मीथेन एमिशंस होती हैं. बट अगर हमें एक टारगेट लेना है कि हम इतनी 1000 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस कम करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर वाली है वो भी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करनी है ना. तो उस केस में ये कैलकुलेटर काम करता है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सी कुकुम्बर. अब जो सी कुकुम्बर है ना, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इट इज़ नॉट अ मैमल लाइक सी लायन और सी काउ. ये इन्वर्टिब्रेट है. इन्वर्टिब्रेट में भी ये इकाइनोडर्माटा को बिलोंग करता है. एंड यू नो दीज सी कुकुम्बर्स आर डीकम्पोजर्स ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम एंड दे आर वेरी मच एसोसिएटेड विद कोरल इकोसिस्टम्स. जैसे इंडिया में कोरल इकोसिस्टम्स आपको लक्षद्वीप में मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको सी कुकुम्बर्स बहुत ज़्यादा अबंडेंटली मिलेंगे. एंड वी ऑल्सो हैव अ सी कुकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व इन लक्षद्वीप. खैर, अब इन 3 स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी कुकुम्बर्स डाइजेस्ट सैंड टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, अ की कंपोनेंट ऑफ corals. Sea cucumbers contribute to acidification of water. Sea cucumbers produce ammonia after digesting sand, which helps to fertilize the surrounding areas. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं.
पहले तो आप वो मार्क करिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, और अगर कोई गलत है तो वो क्यों गलत है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तभी आप एक क्वेश्चन को ना अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो, उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। तो सी कुकुम्बर से अगर आगे कभी क्वेश्चन आता है ना तो आपको थोड़ा तो आसान होगा उसको सॉल्व करना। ओके, सो आई एम मार्किंग द आंसर इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स। अब इन तीनों में से 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। कौन सी? पहली और तीसरी, ये गलत है। अब ना जैसे सी कुकुम्बर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सैंड को डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और ये ना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ अ की इंग्रेडिएंट ऑफ कोरल स्केलेटन्स। तभी मैंने आपको बोला कि जहाँ पर कोरल्स होंगे वहाँ पर सी कुकुम्बर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ करेक्ट। और ये ना सैंड को डाइजेस्ट करके अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड अमोनिया इज़ अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, सो इट कैन एक्ट एज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर फॉर द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ना ये एक तरह से जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सी कुकुम्बर के, वो एसिडिफिकेशन को कम करते हैं, right? So that is why they actually are reducing the acidification of the water, which is caused by the increasing amount of carbon dioxide in marine water bodies. क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सो वी हैव H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी और द एसिडिफिकेशन। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा एसिडिफिकेशन। तो सी कुकुम्बर्स क्या करते हैं? उस पानी को लेते हैं अपने अंदर, एंड उनमें जो भी बॉडीली प्रोसेसेस हो रही हैं वो उस एसिडिटी को कम करते हैं व्हेन दे रिलीज देयर बाई प्रोडक्ट्स और देयर वेस्ट। सो दे आर रिड्यूसिंग द एसिडिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो वो pH लेवल्स को ना इंक्रीज करते हैं, मतलब अल्कलाइनाइजेशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है? pH लेवल कम हो रहे हैं, दैट इज एसिडिटी, है ना। तो ये एसिडिफिकेशन नहीं करते हैं, ये pH को इंक्रीज करते हैं, तो ये अल्कलाइन करते हैं पानी को, तो ये एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। सो दिस इज हाउ अ सी कुकुम्बर लुक्स, इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ कुकुम्बर, राइट। देन which of the following forest is located near Chilika Lake in coastal Odisha? बाबरा, हेलेबॉस, शोला, नालामाला। ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, क्योंकि जो भी इसका आंसर है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन इको टूरिज्म स्पॉट। So the correct answer is, again you can mark, the correct answer is A, Barbara's Forest, and it is located near Chilika Lake, which is one of the largest Ramsar sites of our country of India. एंड चिलिका लेक की अगर हम बात करें, रामसर साइट है, उसके बाद चिलिका लेक में आपके पास नालबना आइलैंड भी है विच इज़ नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, and Chilika Lake is known as the refuge of Irrawaddy dolphins after the Irrawaddy river. Irrawaddy river म्यांमार में है, तो उसके बाद Irrawaddy dolphins आपको चिलिका में मिलती हैं। and Irrawaddy dolphins का अगर हम IUCN status देखें, like all the dolphins, IUCN status क्या है? endangered। और यहाँ पर ना आपको सल और टीक फॉरेस्ट मिलते हैं बारबरा फॉरेस्ट में, राइट। सो डू टेल मी इन द कमेंट्स कि सल और टीक ट्रीज कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है रेड स्नो के कारण, रेड स्नो के ऊपर। तो स्टेटमेंट से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही छोटा सा कैच है, मिस ना हो जाए। इट इज़ कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ रेड algae, Chlamydomonas nivalis. It reduces the snow albedos leading to enhanced melting. अब देखो रेड स्नो है, तो रेड स्नो का जो एल्बेडो होगा, ऑब्वियसली एल्बेडो क्या होता है? रिफ्लेक्शन, है ना। तो आपको पता है वाइट सर्फेसिस मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करती हैं, तो जो स्नो है जिसका कलर वाइट है, नॉर्मल स्नो, उसका एल्बेडो ज़्यादा होगा देन एनी अदर कलर। रेड का और कम होगा, ब्लैक का और कम होगा एल्बेडो, है ना। जैसे जैसे डार्क होती जाएगी स्नो, एल्बेडो कम होता जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही लग रही है कि रेड स्नो अगर होगी और रेड कलर होगा तो वो एल्बेडो को रिड्यूस करेगा, और उससे एल्बेडो जब कम होता है मतलब जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है। तो जब सनलाइट अब्जॉर्ब होगी तो वो स्नो की मेल्टिंग कॉज करेगी, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा एल्बेडो है तो मेल्टिंग कम होगी, अगर एल्बेडो कम हो गया तो मेल्टिंग ज़्यादा हो गई। अब रेड स्नो क्या कर रहा है? एल्बेडो को कम कर रहा है ना, इट इज़ रिड्यूसिंग द एल्बेडो, मतलब मेल्टिंग ज़्यादा होगी। तो ये तो लॉजिकल है, सेकेंड स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब अगेन आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, या तो सी हो सकता है या बी हो सकता है ना।
क्योंकि 2 तो पक्का ही सही है। अब अगर हम बात करें तो it is caused by a species of red algae. That is not correct. It is caused by a species of green algae which is red in color. अब ये क्या है? ग्रीन algae तो ग्रीन होनी चाहिए, रेड algae रेड होती है। जो algae होता है ना उसमें ना हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे ग्रीन algae में हमारे पास होता है आपके क्लोरोफिल, राइट, विच इज ग्रीन इन कलर, दैट इज द प्राइमरी पिगमेंट, ठीक है। लेकिन जो ये क्लेमाइडोमोनास निवालिस है, इट इज़ अ ग्रीन एल्गे, बट इसमें ना जो सेकेंडरी पिगमेंट है वो रेड कलर का है, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस रेड कलर का आता है। मतलब इट इज़ नॉट अ रेड एल्गे, दो इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ अ ग्रीन एल्गे। सबसे बड़ा कैच यही है कि ये रेड एल्गे नहीं है, ये ग्रीन एल्गे की स्पीशीज़ है। अगर हम एल्गे की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की एल्गी होती है, ग्रीन, रेड और ब्राउन। ग्रीन में प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल, इनमें हमारे पास एरिथ्रिन्स होते हैं, इनमें ज़ैंथिन्स होते हैं। और ब्राउन एल्गे आपको पता है केल्प्स भी कहते हैं हम ब्राउन एल्गे को, है ना। तो ये जो क्लेमाइडोमोनास निवालिस है, इट इज़ ग्रीन ओनली, इट हैज़ प्राइमरी पिगमेंट एज क्लोरोफिल, बट सेकेंडरी पिगमेंट इज यहाँ पर लिखा भी हुआ है एस्टाज़ैंथिन, जो कि रेड कलर देता है इसको। और जितना ज़्यादा एल्गे होगा ना, उतना ज़्यादा रेडनेस आएगी स्नो में, और उतनी ज़्यादा उसका जो एल्बिडो है वो कम होता जाएगा और मेल्टिंग बढ़ती जाएगी। और ये जो एल्गे है ना, ये आपको मिलता ही फ्रीजिंग वाटर में है या फ्रीजिंग कंडीशंस में है। इट इज़ क्रायोफिलिक, क्रायो होता है ठंडा, फ्रोजन, फिलिक होता है लविंग। सो दिस एल्गे लव्स फ्रोजन कंडीशंस, हेंस इट इज़ क्रायोफिलिक। इसका उल्टा क्या होता है? थर्मोफिलिक। अगर कोई एल्गे को हायर टेम्परेचर्स पसंद है तो वो थर्मोफिलिक लविंग, तो उसको हम थर्मोफिलिक कहते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास निवालिस इज अ क्रायोफिलिक एल्गे, क्रायोफिलिक ग्रीन एल्गे। This is how it looks. And last में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मिनरल रिच ईस्टर्न रीजन, कंसिस्ट ऑफ 3 Ts। अब इनमें से इन 10 टंगस्टन और टाइटेनियम में से 3 Ts में कौन से आते हैं? ये एक क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ देम आर इंक्लूडेड? ऑल 3, 1, 2 और नन। अब DRC है ना, वहाँ पर इन मिनरल्स को लेकर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होती हैं। जैसे एप्पल पे भी इल्ज़ाम लगाया गया, तो बट इस वजह से इनको ब्लड मिनरल्स भी कहा जाता है। बट इट इज़ very rich in these minerals, and that is why it is the center of the world's attention also, and a lot of human right violations also take place. So now the question is, which amongst these are 3 Ts? So यहाँ पर ना आपके पास एक है कि you have tin, टैंटलम एंड टंगस्टन, ठीक है। टाइटेनियम नहीं है, ठीक है, टाइटेनियम नहीं है। जैसे एप्पल से आप कंफ्यूज कर सकते हो, एप्पल के फोन में वो टाइटेनियम कवरिंग है, लेकिन टाइटेनियम नहीं है। टिन, टंगस्टन और टैंटलम है। और कभी कभी इसमें ना 3 Ts के साथ G भी लगा दिया जाता है, विच इज़ फॉर द गोल्ड, राइट। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सेशन फ्रूटफुल रहा कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है हम किसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यहाँ पर जो ईस्टर्न रीजन है ना, यहाँ पर ज़्यादा गंदगी है, बिकॉज बहुत सारे वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स, राइट। सो अगेन शिखर है हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का नाम, एंड वी आर कवरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स, बेसिक्स, स्टैटिक, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि फैकल्टी खुद क्यूरेट कर रही है, एक एक क्वेश्चन वो खुद बना रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।